नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में कल से स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कम हो रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्कूलों में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं और छात्रावास खोले जाएंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू की जाएंगी। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाएंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन और अगस्त महीने में छात्र सप्ताह में 4 दिन स्कूल आ सकेंगे। सीएम के निर्देश द्वारा स्कूलों और महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का अभियान चला करके 100% टीकाकरण कराया जाएगा। और इसमें सीएम ने साथ ही कहा है कि कक्षा 12वीं के लिए कोचिंग सेंटर 5 अगस्त से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट समूह और स्थानीय प्रशासन की ओर से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और सभी कोचिंग सेंटर को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी होगा। और इसमें कई चीजें देखने को मिल रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अब स्कूलों को खोलने को लेकर के कवायद शुरू हो चुकी है, तैयारियां तेज हैं और इसमें यह माना जा रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में स्थितियों को बेहतर करने के लिए और जैसे जैसे कोरोना का खतरा कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसी के मद्देनजर अब स्कूलों को खोलने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और इसके लिए 50% क्षमता के साथ स्कूलों में बच्चों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। और यह माना जा रहा है कि अब जैसे जैसे कोरोना का खतरा कम हो रहा है, वैसे वैसे स्कूलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह है कि जो शिक्षा विभाग राज्य की ओर से जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका ही पालन होगा। कल से 11वीं और 12वीं की 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खुलेंगे। ये स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि ये सुनिश्चित करें कि 50% ही स्टूडेंट एक क्लास में आए और पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। मास्क और सैनिटाइजेशन, इस पर पूरी ध्यान दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। और जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, बहरहाल प्रदेश में कल से स्कूलों को खोला जाएगा और उसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताएं कि आप जिस तरीके से स्कूलों को खोलने को लेकर के चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसको लेकर के अभिभावक आखिर इस पर क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ क्या वाकई में स्कूलों को खोलने के लिए क्या ये कहीं जल्दबाजी तो नहीं है, और अगर तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, इसको लेकर के आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो क्या उससे पहले अब स्कूलों को खोलना क्या सही है। हालांकि इसमें आप सिर्फ बड़ी क्लासेस की बच्चों को स्कूलों तक भेजने के लिए जरूर कहा गया है, लेकिन खतरा सभी के लिए समान है। और बार बार जब ये कहा जा रहा है कि एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, आपको ध्यान रखना होगा, आपको एहतियात बरतना होगा, तो ऐसे में क्या ये जल्दबाजी भरा कदम तो नहीं है। हालांकि इसको लेकर के विपक्षी खेमा लगातार सवाल उठा रहा है। इस कदम को लेकर के, इस फैसले को लेकर के लगातार आप सरकार का घेराव किया जा रहा है, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर के क्या असल मायने में आज जरूरत है। क्या वाकई में आज स्थितियां हैं कि स्कूलों को खोल देना चाहिए। और साथ ही साथ हालांकि कोरोना का जो खतरा है वो कुछ हद तक पहले के मुकाबले ग्राफ जरूर नीचे गया है, खतरा कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और अभी भी कई देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर अब संक्रमण अभी पूरी तरीके से बरकरार बना हुआ है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर जरा सी भी ढिलाई बरती जाती है तो ये खतरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। ये आम लोगों के लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, और इसीलिए आपको सावधानी भरे कदम उठाने चाहिए। आपको यानी कि राज्य सरकार को इस पर पूरी तरीके से नजर बनानी चाहिए। हालांकि प्रदेश की सरकार ने इस पर जरूर कदम उठाया है, तो ऐसे में आप कुछ चीजें जरूर सोची गई होंगी, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि अगर संक्रमण का खतरा बढ़ता है, अगर स्कूलों के अंदर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी। क्या अब सरकार की तरफ से इस पर जो फैसला लिया गया है, क्या सरकार की इसमें जिम्मेदारी मानी जाएगी, या फिर जिन जिन स्कूलों के अंदर तय गाइडलाइंस हैं, जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं, उनका अगर पालन नहीं होता है तो उन स्कूलों के प्रिंसिपलों के खिलाफ, उनके जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि इससे पहले भी जब स्कूल खुले, पहली लहर के बाद स्कूलों को वापस से खोल दिया गया, तो उस वक्त भी नियमों का पालन नहीं हो पाया था।
और चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस सभी मसले को लेकर के, क्योंकि परेशानी आम जनता के लिए भी है और साथ ही साथ चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ एमपी बोर्ड स्कूल के एसोसिएशन के सदस्य आशीष तिवारी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कमल विश्वकर्मा जो कि पालक संघ से प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। और साथ ही साथ सम्यक जैन हमारे साथ एक छात्र भी कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सम्यक, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ आपसे। कमल विश्वकर्मा जी, अभी ये स्कूलों को खोलने को लेकर के निर्णय तो लिया गया, लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वाकई में ये सही कदम है, सही समय पर ये कदम उठाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा है, आशंका है, लेकिन उससे पहले अभी सभी राज्यों को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप हिदायतें बार बार यही दी जा रही हैं कि आपको कोरोना संबंधी नियमों का पालन करना होगा, आपको एहतियाती कदम उठाने होंगे। लेकिन ऐसे में स्कूल खोलने का ये फैसला किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? कि राज्य सरकार ने जून माह में बहुत सारे सुझाव मांगे थे, अभिभावकों से भी मांगे थे और सामाजिक संगठनों से भी मांगे थे। लेकिन जब जुलाई माह के फर्स्ट वीक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी लहर का हवाला देते हुए स्पष्ट मना कर दिया था कि अभी जब तक तीसरी लहर खत्म नहीं होगी तब तक कतई स्कूल नहीं खोले जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, ये 3 जुलाई को। और आज जिस तरह से आने वाले एक वीक बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर पलटवार किया और कहा कि अब स्कूल खोले जाएंगे 11वीं और 12वीं की 26 जुलाई में। आज स्थिति तीसरी लहर को देखते हुए यह है कि आज सभी राज्यों में या अन्य राज्यों में भी ये स्थिति बनी हुई है कि तीसरी लहर आते हुए देखते हुए तो कहीं ना कहीं जाकर ये निर्णय अभी इतने जल्दी नहीं उठाने। स्कूल तो खुलना है, कोई कहीं ना कहीं आज नहीं खुलेंगे कल खुलेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी उठना है। और दूसरी चीज में आपको जो जिला स्तरीय आपदा समिति जो बनाई गई है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय जी हैं और जिला जो प्रभारी मंत्री जी हैं, आज दिनांक तक कोई भी निर्णय या कोई आदेश नहीं दिया है कि कल स्कूल खुलना है। सिर्फ और सिर्फ जो आदेश निकाला हुआ है कि 26 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। और जब सप्ताह में 2 दिन स्कूल खुलना है, एक दिन 11वीं को जाना है और एक दिन 12वीं को जाना है, तो एक दिन में क्या पढ़ाई होगी? कहीं ना कहीं एक आईसीएमआर की जो रिपोर्ट आई, 29,000 लोगों में से सर्वे कराया, जिसमें से 8,500 स्टूडेंट निकले। क्या हिंदुस्तान में 34 करोड़ स्टूडेंट होने के साथ क्या 8,500 बच्चों से अब बच्चों का भविष्य तय कर सकते हैं क्या? और आज अगर जो कमेटी बनाई हुई है तो आज तक स्कूलों का निरीक्षण क्यों नहीं हुआ? निरीक्षण होने के बाद स्कूलों की क्या जिम्मेदारी है? अगर निरीक्षण होने के बाद अगर किसी भी तरह से अगर कुछ भी बच्चे को होता तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या स्कूल के संचालक महोदय होंगे या स्कूल के प्रिंसिपल महोदय होंगे, या फिर सरकार जिम्मेदारी लेगी कि किसी के बच्चे को कोरोना होता है या भगवान ना करे कुछ हो जाए? तो कहीं ना कहीं जाकर इन परिस्थितियों को देखते हुए पालक महासंघ हमेशा अभिभावकों के हितों के लिए और बच्चों के हितों के लिए संघर्ष करता है। लेकिन जिस तरह से निजी स्कूलों ने आज मध्य प्रदेश में सिर्फ से राज्य सरकार का आदेश और लेकिन कमल विश्वकर्मा जी, उच्च न्यायालय कमल जी, इसमें एक चीज, क्योंकि ये बार बार कह दिया जाता है कि इसमें अनुमति तो अभिभावकों की होगी। जो अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूलों तक पहुंचे, खास करके प्राइवेट स्कूलों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि अभिभावकों की अगर अनुमति होगी तभी वो आएंगे, तो क्या प्रेशर बनाया जाता है स्कूलों की तरफ से? लेकिन बिल्कुल प्रेशर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चा नहीं जाता है तो उसको बाकायदा एसएमएस आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे फीस जुड़ी हुई है। और आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, देखिए हम कितनी चर्चा परिचर्चा कर लें, जो मेन जो मुद्दा निकल के आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आनन फानन में निजी स्कूलों की हड़ताल के कारण, जो दबाव के कारण जो स्कूल खोले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस का एक मसला फंसा हुआ है। और आज उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश सरकार का आदेश सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए, लेकिन आज बड़े बड़े स्कूल अपने सारे मदों की फीस जोड़कर एसएमएस भी कर रहे हैं और फीस भी वसूल रहे हैं। और कई बच्चों ने, जिन बच्चों की परिस्थितियां खराब थी, अभिभावकों की परीक्षा स्थिति खराब थी, उन बच्चों ने फीस नहीं भरी, उनके आज दिनांक तक रिजल्ट नहीं दिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी बच्चे को आप रिजल्ट नहीं रोक सकते, आप किसी के बच्चे को वंचित नहीं कर सकते। तो सरकार के आदेश तो बहुत निकल जाता है, लेकिन उनको अमल कोई इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आशीष तिवारी जी, ये इंप्लीमेंटेशन है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोरोना का मुश्किल भरा दौर, लेकिन सरकार ने ये सोच करके ये फैसला लिया है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन सवाल तो अब ये उठ रहे हैं कि सबसे पहले तो जान बचाना जरूरी है, और अगर तीसरी लहर का अंदेशा है, उससे पहले अगर स्कूलों को खोल दिया जाता है, तो अगर ऐसे में संक्रमण बढ़ता है या फैलता है, किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? जी, आपका बात सही है और मैं विश्वकर्मा जी की बात को सुन रहा था। और जैसा आपने इनसे प्रश्न किया है कि मुख्य सबसे पहले लिखित में अभिभावक की सहमति मुख्य है साहब।
जब तक अभिभावक हमें सहमति नहीं प्रदान करेगा बच्चा विद्यालय नहीं आ सकता। मतलब प्रथम जो दिया है वो इनके हाथ में दिया है। उसके बाद भी यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि संक्रमण बढ़ेगा, आशंका है सर। पिछले साल बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए क्लासेस लगी अभिभावक की सहमति से, परीक्षाओं के पूर्व। वीडियो कॉलिंग ना करें मुझे। परीक्षाओं के पूर्व जब ऐसी स्थितियां हुई, लेकिन कहीं पर भी आप बताइए, कहीं पर भी कोई अप्रिय स्थिति मालूम पड़ी? किसी भी विद्यालय में ऐसी कोई स्थिति मालूम पड़ी कि आपको कि वहां पर कॉन्टेक्ट क्लास के लिए बच्चा आया और वहां पर संक्रमित हुआ या वहां से संक्रमण फैला हो? ऐसा किस प्रकार का नहीं हुआ। तो ये आशंका है साहब। लेकिन सर ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है कि स्कूलों के द्वारा दबाव बनाया जाता है और इस बात को तो साफ भी कर रहे हैं। बनाया था किस प्रकार का दबाव कहते हैं? पालक क्या स्कूलों को पढ़ाना नहीं चाहते? ये 2 वर्ष पूर्व तक यही पालक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए निजी विद्यालयों में आते हैं। अगर ऐसा ही सब कुछ है, निजी विद्यालय अगर इनसे शुल्क लेते हैं तो बदले में सुविधाएं भी देते हैं। और मैं तो मध्य प्रदेश के जो संबद्धता प्राप्त स्कूल निजी विद्यालय हैं उनकी बात करता हूँ। अगर आप समस्या उठाकर देखेंगे तो वह विद्यालय, जैसे विश्वकर्मा जी ने कहा कि वह विद्यालय जिनकी शुल्क बहुत ज्यादा है, अधिकतर समस्या वहीं के पालकों से है। और वो पालक सक्षम है, वो पालक सब समझदार है। हमारे जो पालक है वो निम्न मध्यम वर्गीय वाले हैं और उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हमारे पर पालक आकर के कहता है सर विद्यालय आप कब से शुरू करेंगे? हमारे बच्चों को हम विद्यालय भेजना चाहते हैं। सर अभी भी अभिभावकों और लोगों के मन में एक डर बना हुआ है। कोरोना का जो खतरा जो अभी दूसरी लहर के दौरान सभी ने देखा है, वो अभी भी जो खौफ का मंजर है लोगों के जहन से निकला नहीं है। और इसलिए आज भी जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि स्कूल से दूरी बना करके रखें। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उससे पढ़ाई अगर हो सकती है तो क्यों नहीं उस रास्ते को हम अपना सकते हैं? बिल्कुल अपना सकते हैं। और ऑनलाइन तो हम दे ही रहे हैं ना। हमने अभी ऑनलाइन बंद करने को तो कहा ही नहीं है। हम तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी चाह रहे हैं, क्योंकि जितना बच्चा 1 to 1 अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता है वो ऑनलाइन में उतना उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। और सर आप अगर आशंका और उसकी बात कर रहे हैं अगर आप, तो आप ये बताइए कि हमने भी कई हमारे संचालक साथियों को खोया है। हम भी अभिभावक हैं साहब, हमारे भी बच्चे हैं। क्या हम अभिभावक नहीं है? हमारे बच्चे नहीं है? और निजी विद्यालय जो संचालित करते हैं, हाँ। उनके अपने भी कुछ खर्चे होते हैं, तो उनके खर्चे भी होते हैं, उन्हें भी पूर्ण करना पड़ता है। तो अधिकतर समस्या उन विद्यालयों में हुई है जिनकी फीस वास्तव में बहुत ज्यादा है। और पालक एसोसिएशन 2 साल से अभी ये तय कौन करेगा सर? ये तय कौन करेगा सर? यही तो बड़ा सवाल है कि तय कौन करेगा? अगर मानक से ज्यादा उनकी फीस अगर वो वसूल रहे हैं तो उसके लिए एक्शन तो होना चाहिए। और अभिभावकों के ऊपर भी तो इसका बोझ पड़ रहा है ना सर? बिल्कुल पड़ रहा है सर, पर बात वहीं आ रही है कि अभिभावक भी तो उसी स्तर की सुविधा चाहता है जिस स्तर के स्कूल में वो अपना एडमिशन। चलिए मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। कमल जी जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं सम्यक के पास जाता हूं। जरा समझेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की लेकर जो बार बार बात की जा रही है, असल मायने में छात्र इस पर क्या कहते हैं? मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन जरा जल्दी से रिएक्शन सर। कमल जी जी देखिए, इन्होंने अभी तिवारी जी ने कहा कि आपने कहा कि एक्शन कौन लेगा। मध्य प्रदेश में 2020 दिसंबर में फीस रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, लेकिन आज दिनांक तक जिला स्तरीय कमेटी बनाना थी। 8 महीना बीत जाने के बाद शिक्षा विभाग मौन धारण पे चला गया है, आज तक के कमेटी नहीं बनाई। अगर हम कोई स्कूल हमसे फीस जबरदस्ती वसूलता है और गाइडलाइन से ज्यादा हटके जाता है, हम जिसको शिकायत करते हैं उस शिकायतों पे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जो राज्य सरकार के आदेश हैं उनका पालन ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना। ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि आप नियम बना देते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन करे कौन? सम्यक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है, टीचर्स क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन ऑफलाइन क्लास जब आप स्कूल में जाकर के पढ़ते थे, क्या उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आता था या ऑनलाइन क्लासेस में? हालांकि तुलना इसकी ज्यादा नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल की स्थितियों को देख करके आपको क्या नजर आता है? पढ़ाई कैसे हो रही है? पढ़ाई अभी तो ऑनलाइन ही हो रही है, लेकिन ज्यादा अच्छे आप बोल रहे हैं समझ में का, तो समझने फिर ऑफलाइन ज्यादा अच्छे समझ में आता है, क्योंकि टीचर हर बच्चे पे ध्यान दे पाता है अच्छे से जी, और हमारे डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो पाते हैं। लेकिन अभी मन में अभी ऐसा लग रहा है कि 3rd लेयर तो आने ही वाली है, तो उसका मन है डर में। अगर हम लोग स्कूल जाएंगे तो अगर हमें कोरोना होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, ये वो मेरा सवाल है। तो भाई तो फीस ली जा रही है अभी? जी ट्यूशन फीस ले रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो ट्यूशन फीस देना पड़ रहा है। हाँ, तो फीस सिर्फ ट्यूशन फीस है या उसमें और भी चीजें ऐड की गई हैं फीस में? समय ओनली ट्यूशन फीस,
ओनली ट्यूशन फीस। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें मैं जरा आशीष जी, ये एक ठीक है, ये तो क्लैरिटी हो चुकी है कि ऑफलाइन क्लासेस बेहतर हैं, इसमें मैं शुरुआत में कह भी चुका हूं कि इसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जैसे कि बार बार और सम्यक ने भी इस बात का जिक्र किया और लगातार शुरुआत कार्यक्रम से ही हम ये कहते आ रहे हैं कि तीसरी लहर का अगर अंदेशा है तो अभी जो हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, क्या अभी ऐसा संभव नहीं है कि आने वाले समय में कुछ समय तक तो कम से कम ऐसे ही पढ़ाई की जा सके? क्यों हम बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालें? हम ऑनलाइन क्लासेस का तो मना कर ही नहीं रहे हैं सर, लेकिन जब आपने किसी छात्र से पूछा और वो खुद स्वीकार कर रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस का कोई अल्टरनेट नहीं है, पहली बात। लेकिन आपको सारी आशंका जो कोरोना की आने वाली तीसरी लहर की, वो सिर्फ विद्यालयों में, ना तो मनोरंजन पार्क में है, ना सिनेमा घर में है, ना मॉल में है, कहीं पर भी ना ही सार्वजनिक वाहनों में है। जो सार्वजनिक वाहन चलते हैं उनमें भी नहीं है। वहां पर भी अभिभावक अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंचाएंगे। अब आप समझिए, सिर्फ विद्यालय कौन सी कक्षा खुल रही है? 11वीं और 12वीं, वो भी सप्ताह में 2 दिन। तो जिस विद्यालय में क्षमता होगी, वहां विद्यालय में अगर 11वीं और 12वीं के बच्चे आते हैं तो कितना रेशो आ रहा है सर? उनका 10% आ रहा है। 10% आ रहा है तो क्या वहां पर एसओपी, कानूनी एसओपी हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे? मतलब ये तो प्रश्न ही कुछ ऐसा है जिसमें हम क्या कहें। और बच्चे, फिर वही बात आ रही, मुख्य बात, हम अभिभावक की नहीं, ये तो हमने सर जो देखा था उसके आधार पर हम सवाल कर रहे हैं सर। इसमें आशीष तिवारी जी, हमने जब पहली लहर के बाद स्कूलों को वापस से जब खोला तो हमने देखा कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए, लेकिन कितने स्कूल ऐसे थे जो पालन कर रहे थे? रिपोर्ट्स भी सामने आ रही थी और बार बार तस्वीरों के जरिए भी साफ हो रहा था कि कई जगहों पर सैनिटाइजर नहीं था, कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। तो ये सब तो आप जो स्कूल के जो प्रबंधन के लोग हैं उनको मैनेज करना है ना सर। सर हम तो करते हैं, और हमारा हम जा रहे हैं। और अभी आप बात कर रहे हैं, हमने हमारे एसोसिएशन ने अभी ये निर्णय आने के बाद बैठक करी है, और हम क्षेत्र वाइज सभी जगह जगह जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां जाकर के मुआयना करेंगे, उनको समझाइश भी दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी करा जा रहा है कि जो आने वाले पेरेंट्स हैं उनसे भी, उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे देखा जाए कि उनका टीकाकरण हुआ है या नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया या नहीं। जिन पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, हम उनके बच्चों को हमारे विद्यालय में अलाउ नहीं करेंगे सर। हम अभी, हमारी ये मीटिंग हो चुकी है और हम अपने हिसाब से, हमारे निर्णय भी हम अपने कुछ नियम बनाते हैं, क्योंकि सर हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई बच्चा हमारे यहाँ आकर के संक्रमित हो और उसका भविष्य खराब हो। हम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। और यही अभिभावक उन बच्चों को हमारे हवाले, हमारे विश्वास पे देते हैं। आज अचानक से ये अविश्वास क्यों आखिर क्या कारण है सर? यही समझ में नहीं आता है। जब बच्चा को, हमारा जब छोटा 6 काल का बच्चा, नर्सरी का बच्चा जो अबोध होता है, आप लोग हमारे हाथ में देते हैं। किस आधार पर देते हैं? किस विश्वास पे देते हैं? यही ना कि हम उन्हें पढ़ाएंगे, उनको संस्कारित करेंगे, उनको कुछ सुशिक्षा देंगे। तो फिर अचानक से ये पिछले 2 वर्षों में ही पालक संघ के मन में या पालकों के मन में यह अविश्वास क्यों पैदा किया जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। और सर महामारी है, महामारी कहीं पर भी, महामारी का कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि वो विद्यालय में ही आएगी, मनोरंजन पार्क में नहीं आएगी। ठीक है, कमल विश्वकर्मा, अब जरा इस बात को साफ कीजिए सर कि अभी जैसा कि आशीष तिवारी जी कह रहे हैं कि पहले भी तो स्कूल चलते थे, कोरोना की जब हमने देखा संक्रमण बढ़ा तो उसके बाद से ही ये जो परेशानियां हैं वो देखने को मिली हैं। अब ऐसे में स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं और उनका ये कहना है कि जो 11वीं और 12वीं की कक्षाएं हैं सिर्फ वही खोली जा रही हैं। तो उसमें आखिर परेशानी किस बात को लेकर के, और वो भी अभिभावकों की मंजूरी के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि स्कूल तो आजादी से पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। स्कूल पहले भी खुल रहे, लेकिन जो आज पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से कोरोना की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और जो थर्ड वेव आने की तैयारी है, आज पिछले 1.5 साल से सारी स्कूल बंद हैं, सब कुछ है, और तीसरी लहर जब अपने सिर पर आ रही है तो कौन अभिभावक चाहेगा कि अपने बच्चे को हम वहां पे, अगर मेरा बच्चा 12th में है और अगर 1 साल और मैं रोक लेता हूं तो कहीं ना कहीं जाकर, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का बहुत बड़ा बोझ, लेकिन मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित चाहिए, तो कहीं ना कहीं जाकर आज हमारे पास भी जो सुझाव आते हैं अभिभावकों के, वो स्पष्ट क्लियर आते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर सुरक्षा को लेकर, आज जैसे कि मैं तिवारी जी की कुछ बातों में सहमत हूं, जो बच्चा देते हैं बिल्कुल हम देते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। कोरोना महामारी है, ये आपको भी सोचना पड़ेगी, हर बच्चे की जिम्मेदारी। आज आपने एक, हमारे ऊपर राज्य सरकार ने ये लिख के दे दिया कि अभिभावक की सहमति होगी। अगर अभिभावक सहमति कर रहा है तो राज्य सरकार और स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी सुरक्षा क्या होगी। सब कुछ अगर अभिभावक ही फीस दे आपको, अभिभावक ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, अभिभावक ही उसके लिख के देख हमारा बच्चा आपके, तो स्कूल मैनेजमेंट की और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है?
कहीं ना कहीं जाकर देखिए ऑलमोस्ट जो जो बात आती है कि आज बच्चा हमारा जब जाता है वो टीवी पे बोलना और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्कूल में जब अभिभावक जाते हैं, जब स्कूल मैनेजमेंट अगर किसी स्कूल की 2 महीने की फीस रह जाती है, वो उसको अपने भविष्य के 6 साल का बच्चा होता है, 8 साल का बच्चा होता है, 13 साल का बच्चा, 14 साल, जब उसकी मार्कशीट नहीं दी जाती है तो उसके ऊपर कितनी पीड़ा होती है उस बच्चे को, तो वो संवेदनाएं कहां चली जाती है स्कूल की। तो कहीं ना कहीं जाकर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हम ये नहीं करें कि मतलब स्कूल नहीं खुलना चाहिए, स्कूल बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन थर्ड वेव को देखते हुए, बच्चों को सुरक्षा को देखते हुए, और राज्य सरकार ने जो तय किया है वो क्या स्कूल में, मैं तिवारी जी से पूछता हूं, तिवारी जी एक निजी स्कूल संचालक भी हैं, क्या आपके स्कूल में अभी तक कोई निरीक्षण हुआ कि आपके पास वहां पे सोशल डिस्टेंस की क्या व्यवस्था है, आपके पास बहुत सारी जो एसओपी जो लाइन दे रखी है गाइडलाइन, उसकी आपके पास क्या हुई? तो आपके पास अभी तक कोई निरीक्षण किया राज्य सरकार ने? सिर्फ राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया है, जो भी भुगतना है स्कूल मैनेजमेंट को भुगतना है और अभिभावकों को भुगतना है। आज मार्केट में आप देखिए राज्य सरकार कह रही है आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, लेकिन आज मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 50% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे को आज एक अभिभावक होने के नाते, एसोसिएशन का अध्यक्ष बाद में हूं, एक अभिभावक के नाते आज मेरे भी बच्चे, एक फर्स्ट ईयर में इस साल आई है और दूसरी बच्ची मेरी 6th में आई है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखूंगा और मैं पहले स्कूल कल ठीक है, जाऊंगा। मौजूदा परिस्थितियों को देख करके ही ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन आप आशीष तिवारी जी, बिल्कुल इसमें एक चीज ये भी है कि अगर शुरुआत में भी हम ये सवाल उठा रहे थे कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई किसी बच्चे को नुकसान पहुंचता है, कोई संक्रमित होता है, तो उसको लेकर के जवाबदेही आखिर होगी किसकी। खैर समय ज़्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर संक्रमण अगर तेजी के साथ बढ़ेगा तो उसमें खतरा बच्चों के ऊपर ज्यादा नजर आएगा। ऐसे में स्कूलों को खोलना क्या वाकई में सही कदम है, इसको लेकर के सवाल कई हैं। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।